हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम लेकर आए हैं सेशन बजट के ऊपर, क्योंकि आपके आरआरबी पीओ मेंस में काफी क्वेश्चन बजट के ऊपर थे। तो इस बारी हम बजट को डिस्कस कर लेते हैं और इस पर कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो देखो, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। हमारी दो सीरीज है, एक है हमारी आरबीआई इन न्यूज करके सीरीज, और एक हमारी आरबीआई इन नोटिफिकेशंस है। ठीक है, एक आरबीआई इन न्यूज है और एक आरबीआई नोटिफिकेशन है। इसके 3 से 4 लेक्चर हैं। ठीक है, तो इन दोनों सीरीज को देख लीजिएगा, क्योंकि आरआरबी पीओ में से इसमें से डायरेक्ट 5 से 6 क्वेश्चन आए थे। तो जिन्होंने नहीं देखी इसको एक बार देख लेना, क्योंकि क्लर्क में भी आपके आरबीआई के रिलेटेड न्यूज के रिलेटेड क्वेश्चन आने के काफी ज्यादा चांसेस है। तो दो सीरीज हैं, एक आरबीआई इन न्यूज और एक आरबीआई नोटिफिकेशन। तो इसको देख लीजिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे की पॉइंट्स और हाईलाइट्स की, जो कि इन 9 सालों में, कौन से 9 साल जिसमें बीजेपी की गवर्नमेंट रही है इंडिया में, उन 9 सालों में इंडिया ने क्या कुछ अचीव किया बजट के थ्रू। तो सबसे पहली बात उन्होंने बोली पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता है आपका बेसिकली, कि ऑन एन एवरेज एक देश में एक व्यक्ति पूरे साल में कितने पैसे कमाता है उसको बोलते हैं हम पर कैपिटा इनकम। तो ये कितनी हो गई है, ये डबल हो गई है इन 9 सालों में। और अब कितना पहुंच गया कि एक व्यक्ति एक साल में लगभग 1.97 लाख रुपीस कमाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी इंडियन इकोनॉमी के बारे में। ये इनका बोलना ये है कि पहले देखो, 9 साल पहले इंडियन इकोनॉमी जो वर्ल्ड में थी 10th नंबर पे थी, और अब कितने पे आ गई, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है वर्ल्ड में। ठीक है, इन बीते 9 सालों में। फिर अगला बोल रहे हैं कि ईपीएफओ की मेंबरशिप जो है वो डबल हो गई है। अब कितने लोग एनरोल कर चुके हैं ईपीएफओ में, 27 करोड़ लोग। ठीक है, अब यहाँ पे ईपीएफओ की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड। ठीक है, ये कब स्टेब्लिश हुआ था, ये बना था आपका 1952 में। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये आता है आपका लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंडर। ठीक है, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंडर। नेक्स्ट है आपका यूपीआई ट्रांजेक्शन रिलेटेड। इसमें बोला गया है कि पिछले साल टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कितनी हुई है यूपीआई के थ्रू, तो वो हुई आपकी 7400 करोड़ ट्रांजेक्शंस। और इन टोटल ट्रांजेक्शन्स की अमाउंट कितनी बनी, वो बनी 126 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, पिछले साल 2022 वाले में। अब यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि टोटल ट्रांजैक्शन कितनी हुई है यूपीआई के थ्रू 2022 में, तो आपका आंसर क्या होगा, 7400 करोड़ ट्रांजैक्शंस। और इन ट्रांजैक्शंस का अमाउंट कितना बना, तो वो बना आपका 126 लाख करोड़ रुपीस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि ये बोल रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ टॉयलेट्स बने हैं हाउस होल्ड के अंदर। ठीक है, अब देखो, स्वच्छ भारत मिशन जो था, इसका मेन मकसद क्या था, कि इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना। ठीक है, इसका मेन इंपॉइंट था कि ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना। ठीक है, और ये लॉन्च कब हुआ था, ये लॉन्च हुआ था आपका 2 अक्टूबर 2014 को। अब देखो, जो स्वच्छ भारत मिशन है दो कैटेगरी में लॉन्च हुआ था। एक हुआ था आपका स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, जो कि आपकी सिटीज एंड टाउन्स के लिए था। ठीक है, और एक आपका लॉन्च हुआ था रूरल, जो आपके गांव वगैरह के लिए था। ठीक ठीक है, तो जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, वो आता है आपका बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और जो रूरल वाला है, स्वच्छ भारत मिशन रूरल, ठीक है, वो किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, तो ये याद रखना। देखो, वो दो पार्ट में स्वच्छ भारत मिशन जो था वो दो पार्ट्स में लॉन्च हुआ था, एक स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, एक स्वच्छ भारत मिशन रूरल। ठीक है, अर्बन वाला मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर है, और रूरल वाला मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर है। ठीक है, तो इसका मेन एम क्या था स्वच्छ भारत मिशन का, कि इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना। ठीक है, और ये लॉन्च कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 को। नेक्स्ट है आपका कि एलपीजी कनेक्शन कितने प्रोवाइड किए गए हैं अंडर उज्ज्वला, 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं अंडर उज्ज्वला योजना। ठीक है, तो उज्ज्वला योजना कब आई थी आपकी, उज्ज्वला योजना आई थी आपकी 2016 में। ठीक है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, ये आई थी 2016 में, और ये है आपकी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंडर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के अंडर। इसमें क्या किया गया था, देखो इसमें ना बेसिकली जो बीपीएल परिवार है, ठीक है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनको 1600 रुपए की फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की गई थी। ठीक है, कनेक्शन के वक्त जो वो कनेक्शन लेंगे तो उनको 1600 रुपए के फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता था। ठीक है, और इसमें क्या था कि जो लेडीज हैं, वुमेन्स हैं, उनको गैस कनेक्शन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये थी हमारी उज्ज्वला योजना, कब आई थी, 2016 में, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं आपको कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन लगाई गई है 102 करोड़ लोगों को इंडिया में। ठीक है, तो देखो 220 करोड़ 102 करोड़ मतलब किसी किसी को तीसरी डोज भी लगाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट कितने खोले गए हैं, 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खोले गए हैं। ठीक है, तो देखो प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट कौन से आपके बेसिकली वो
वो अकाउंट होते हैं जो जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं, ठीक है, जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं। और ये लॉन्च कब किया गया था, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट, ये आपके 2014 में आए थे, ठीक है, अगस्त 2014 के आसपास आए थे। इसमें देखो एक फैसिलिटी और दी जाती है जनधन अकाउंट्स में कि आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हो, ओवरड्राफ्ट ले सकते हो 10,000 रुपए का। मतलब कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी आप 10,000 रुपए तक खर्च कर सकते हो। और जनधन अकाउंट में एक फैसिलिटी और दी जाती है, इसमें आपको रुपए कार्ड मिलता है। जनधन अकाउंट में आपको रुपए कार्ड मिलता है और उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस दी गई होती है रुपए कार्ड के ऊपर 2 लाख की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ठीक है। तो ये फैसिलिटी भी किसी में मिलती है, जनधन अकाउंट्स में। फिर वो बोल रहे हैं कि 44.6 करोड़ लोग जो हैं उनको हमने इंश्योरेंस के अंडर कवर किया। कौन सी, एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो बातें याद रखना, जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये लॉन्च कब हुई थी, 2015 में। और इसको कौन से व्यक्ति करा सकते हैं, जिनकी उम्र 18 से लेके कब कितनी है, 70 साल, ठीक है। जिनकी उम्र 18 से 70 साल है वो इस योजना को, इंश्योरेंस को क्लेम, मतलब इंश्योरेंस के अंदर रजिस्टर करवा सकते हैं। और इस इंश्योरेंस का प्रीमियम कितना है, 20 रुपए, साल का 20 रुपए लगता है। और अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो आपको क्लेम कितने का मिलता है, 2 लाख रुपए का, ठीक है। ये है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की, तो इसको कौन सा पर्सन करवा सकता है, जिसकी उम्र 18 से 50 साल है। इसका प्रीमियम जो है साल का वो कितना है, ₹436, ठीक है। पहले 330 रुपए होता था, अब 436 कर दिया है। वैसे ये पहले 12 रुपए होता था, इसको 20 कर दिया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी जो अगर डेथ क्लेम है वो कितने का मिलता है, 2 लाख रुपए का। पर इसमें नेचुरल डेथ कवर होती है, ठीक है। आप जैसे मर्जी मरो आपको 2 लाख रुपए मिलेंगे। पर वही सुरक्षा बीमा योजना में क्या है, एक्सीडेंटल डेथ, ठीक है। अगर आप एक्सीडेंटल डेथ मरोगे तब आपको 2 लाख मिलेंगे। और जीवन ज्योति में आप जैसे मर्जी मरो आपको 2 लाख रुपए, जो नॉमिनी को 2 लाख रुपए का क्लेम मिल जाएगा, ठीक है। ये जीवन ज्योति योजना, ये भी 2015 में लॉन्च हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैश ट्रांसफर ऑफ ₹2.2 लाख करोड़ टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। अब देखो किसान सम्मान निधि क्या थी, ये बेसिकली आई कब थी आपकी, 2019 में। इसमें क्या बोला गया था, जो भी आपके एग्रीकल्चरल जो फार्मर है जिनकी अपने लैंड है उनको असिस्टेंट करवाने के लिए, उनको मतलब पैसे के तौर पे मदद पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये योजना लाई थी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2019 में। इसमें क्या बोला गया था कि हर किसान को जिसकी अपनी जमीन है उसको साल में 6,000 रुपए मिलेंगे। और ये कैसे मिलेंगे, 3 किश्तों में, मतलब एक बारी में 2,000 रुपए, फिर अगली किश्त में 2,000 रुपए, फिर अगली किश्त में 2,000 रुपए, मतलब साल में 6,000 रुपए दिए जाएंगे उन किसानों को जिनकी अपनी जमीन है, ताकि उनको किसानी करने में थोड़ी सुविधा प्रोवाइड हो, ठीक है, ताकि थोड़ी हेल्प हो गवर्नमेंट के थ्रू। और ये कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे 6,000 रुपए, ये डायरेक्ट उनके खाते में आएंगे थ्रू डीबीटी। डीबीटी क्या होता है आपका, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डीबीटी की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपकी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये है हमारी पीएम किसान सम्मान निधि, कब आई थी, 2019 में। और इसमें कितने पैसे मिलेंगे, 6,000 रुपए मिलेंगे साल में, 3 इंस्टॉलमेंट में, मतलब 2-2 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। टोटल 6,000 रुपया दिया जाएगा किसान को जिनकी अपनी एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा विजन ऑफ अमृत काल, ठीक है। जो हमारा बजट था इसका विजन क्या है हमारा, ठीक है। तो टोटल 3 विजन है। पहला कि जो इंडियन के सिटीजन है, ठीक है, स्पेशली यूथ, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। दूसरा है हमारा इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ और जॉब क्रिएशन, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम हो सके। और तीसरा है स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमी क्या हो गया आपका, कि हमारे जो फॉरेन रिजर्व है वो काफी अच्छे रहे, फिजिकल डेफिसिट है वो काफी कम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज क्या है कि टोटल विजन कितने थे, टोटल 3 विजन थे। और जो बजट बनाया गया है उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किस चीज को दी गई है, 7 चीजों को, उनको क्या बोला गया है, सप्तऋषि। तो ये चीज पूछ सकता है कि बजट में कितने चीजों को प्रायोरिटी दी गई है, वो है टोटल 7, ठीक है। और बहुत ही किस्मत खराब रही तो वो ऐसे दे देगा, इनमें से कौन सी चीज जो है वो हमारे बजट की प्रायोरिटी नहीं थी। तो एक बार इन 7 चीजों के नाम याद कर लेना अगर होते हैं तो, वरना मेन पॉइंट क्या है आपका, सप्तऋषि, टोटल 7 प्रायोरिटी थी, ठीक है। और यहाँ पे बात करते हैं कि बजट में टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया इस बारी गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो गवर्नमेंट के अनुसार कि 2022-23-24 में गवर्नमेंट जो है इंडिया की, वो पूरे साल में लगभग 45,03,097 करोड़ रुपीस खर्चा करेगी, ठीक है, पूरे ईयर में, जो 2023 से लेकर 24 तक का साल है, ठीक है। 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लगभग 45,03,097 करोड़ रुपीस का खर्चा करेगी, ठीक है। जिसमें से इंडियन गवर्नमेंट के पास पैसा कितना है, 27,16,281 करोड़, ठीक है।
बाकी जो है वो क्या करेगी, ये बोरो करेगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट कितना रहेगा हमारा इस साल रहेगा 5.9% ऑफ जीडीपी, ठीक है। तो ये भी आपसे चीज पूछी जा सकती है। तो बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पे समझते हैं हम जो इंडियन गवर्नमेंट इस बजट में इन्होंने कहा है कि हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होगा 45 लाख करोड़ का, वो कहाँ कहाँ खर्च होगा। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कितना बजट दिया है, 5.94 लाख करोड़ का, ठीक है। फिर रोडवेज वाले को कितना दिया है, 2.70 लाख करोड़ का। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को कितना दिया है, 2.41 लाख करोड़, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे देखो मिनिस्ट्री वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि जो 45 लाख करोड़ रुपया इंडिया गवर्नमेंट खर्चेगी इस साल में, वो कैसे कैसे खर्चेगी, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, ठीक है। और वहीं अगर हम स्कीम वाइज देखें तो देखो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं उनको कितना का खर्चा दिया गया है, ठीक है, कितना एक्सपेंडिचर दिया गया है, 1250 करोड़। फिर जल जीवन मिशन जो है हमारा, ठीक है, जिसमें क्या है, हर घर पानी, ठीक है, तो उसको कितना खर्चा दिया गया है, 70,000 करोड़ का इस बजट में। फिर एकलव्य मॉडल स्कूल्स, जिसमें क्या है, आपके जो ट्राइबल स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, तो उसके लिए बजट कितना एलोकेट किया गया है, 5,943 करोड़, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें क्या था, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, ठीक है। पर क्या हुआ, बीच में कोरोना आ गया, ये इनका ऐसा बोल रहे हैं गवर्नमेंट वाले कि बीच में कोरोना आ गया इसलिए सबके लिए घर नहीं बने, वरना हमारा मिशन क्या था, प्रधानमंत्री आवास योजना का मिशन क्या था, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022, ठीक है। और ये लॉन्च कब हुई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये लॉन्च हुई थी आपकी 2015 में, ठीक है। तो इसको कितना बजट एलोकेट किया गया है, 79,590 करोड़, ठीक है। फिर फेम, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवी व्हीकल, ठीक है, जो फेम पॉलिसी हमारी, उसको कितना बजट एलोकेट किया गया है, 5,172 करोड़। और नॉर्थ ईस्ट जो डेवलपमेंट है उसके लिए कितना किया गया है, 2,491 करोड़, ठीक है। तो अगर आपको देखो मिनिस्ट्री वाइज पूछा जाए तो ये रहा आपका, और अगर स्कीम वाइज पूछा जाए तो कुछ स्कीम्स ये हैं, बाकी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखिए अभी तक हमने डिस्कस किया जो हमारे पिछले बजट थे उसकी अचीवमेंट्स, फिर हमने डिस्कस किया कि टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा इस बजट में और कौन सी मिनिस्ट्री को कितना एक्सपेंडिचर दिया गया है, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे हम कि इस बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट्स की गई हैं, कि क्या क्या चीजें हैं जो इस साल हमारे इस बजट के थ्रू अचीव की जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहला बात बोली गई है कि एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड बनाया जाएगा, और ये किस लिए बनाया जाएगा, ताकि जो हमारा यूथ है, ठीक है, वो स्टार्टअप तो काफी ज्यादा कर रहा है पर वो बाकी फील्ड्स में कर रहा है, तो उस यूथ को हम एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ लाएं और उनको मोटिवेट करें कि वो स्टार्टअप करें इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर आल्सो, ठीक है। तो ये फंड बनाया गया है ताकि उनको हम फंडिंग कर सकें, ठीक है। वो यूथ जो एग्रीकल्चर फील्ड में स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है, उनको फंड, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए एक फंड बनाया गया जिसका नाम क्या है, एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट बोल रहे हैं कि इंडिया को ग्लोबल हब बनाना है, किसमें, श्री अन्ना में। अब श्री अन्ना क्या है इंडिया के अनुसार, श्री अन्ना है इंडिया के अनुसार सुपर फूड, सुपर फूड को बोला गया है श्री अन्ना, और इंडिया के हिसाब से सुपर फूड क्या है, मिलेट्स, ठीक है। और इस साल क्या बनाया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी बनाया गया है, ठीक है। तो देखो जो मिलेट्स है, बजट बोल रहा है कि इंडिया जो है वो मिलेट्स के मामले में नंबर 1 है इन प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में मिलेट्स कौन प्रोड्यूस करता है, इंडिया। और नंबर 2 है किस चीज में, एक्सपोर्ट के मामले में, ये बजट वाले बोल रहे हैं, ठीक है, कि इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ मिलेट एक्सपोर्ट, और नंबर 1 पे आता है इन टर्म्स ऑफ मिलेट प्रोड्यूसिंग कंट्री, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और पूछी जा सकती है कि इंडिया में मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट नंबर 1 पे कौन सा है, तो वो है आपका राजस्थान। सबसे ज्यादा मिलेट्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, राजस्थान में, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे। अब यहाँ पे एक चीज और बोली गई है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो है, जो कि कहाँ सिचुएटेड है, हैदराबाद में, इसको कन्वर्ट किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी में भी, ठीक है। तो यहाँ से आपका स्टैटिक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च कहाँ पे है, ठीक है, हैदराबाद में। अब नेक्स्ट चीज जो बोली गई, देखो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इस पे एक आपका स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है, कहां से, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। इस पे एक अलग से वीडियो बना रखी है हमने बैंकिंग अवेयरनेस की, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, क्योंकि देखो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पे बोला क्या गया है कि बैंक्स जो है जो भी लोन करेंगे, ठीक है, तो 20 लाख करोड़ का लोन जो है वो एग्रीकल्चर के फील्ड में करना पड़ेगा, और एग्रीकल्चर में भी कौन सी मेन फील्ड होगी, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज, ठीक है। तो 20 लाख करोड़ का जो लोन करेंगे बैंक्स, वो कहां करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर फील्ड में। और देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आरबीआई कहता है कि आप जो भी लोन कर रहे हो उसमें से कुछ परसेंट जो है वो आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में करना पड़ेगा। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की बात करें तो उसमें एग्रीकल्चर का कितना कंट्रीब्यूशन है, 18%। तो ये सारी बात आपको डिटेल में उस वीडियो में समझ आ जाएगी, मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की, उसको जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि कितने का लोन करना पड़ेगा, लगभग 20 लाख करोड़ का लोन करना पड़ेगा एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है।
नेक्स्ट है आपकी कि बोला गया है एक सब स्कीम बनाई जाएगी, किसकी? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की, ठीक है, एक सब स्कीम बनाई जाएगी जिसको कितने की इन्वेस्टमेंट मिलेगी? उस स्कीम को 6000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट मिलेगी, ठीक है, गवर्नमेंट के थ्रू। तो देखो मतलब एक तो यहां से इंपॉर्टेंट बनता है आपका जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है वो है क्या चीज, ठीक है। तो बेसिकली ये एक योजना है जिसका नाम क्या है? PMSSY। ये लॉन्च कब हुई थी? 2020 में। और ये बेसिकली क्यों लॉन्च हुई थी कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है, ठीक है, उसमें जो फिश फार्मिंग है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 9% तक लेकर जाए हम, कब तक? 2025 तक। ये टारगेट था इस योजना का, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, इस योजना को जो मत्स्य संपदा योजना है, ठीक है, इसको बूस्ट करने के लिए एक सब स्कीम लेकर आएंगे। अभी लाई नहीं है, लेकर आएंगे इस साल में, जिसको कितने की इन्वेस्टमेंट मिलेगी? 6000 करोड़ की, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो मत्स्य संपदा योजना कब आई थी? 2020 में। और इसका टारगेट क्या था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें फिश फार्मिंग का रोल जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो 9% तक लेकर जाना बाय 2025, ठीक है। फिर जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका वो ये रहा कि कंप्यूटराइजेशन, ठीक है, जो आपकी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी होती है, ठीक है, जो किसान क्रेडिट कार्ड भी आपको देती है, फिर जो आपकी जमीन है उसके ऊपर लोन देती है, फिर जो आपकी गाय भैंसे होती है, जानवर होते हैं, उस पर लोन देती है, उनको बोलते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बेसिकली, ठीक है। तो वो क्या बोला गया है, उनका कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा, ठीक है। तो कितनी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी का किया जाएगा? 63,000 एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज का कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। और कितने की इन्वेस्टमेंट आएगी इसमें? 2516 करोड़ रुपीस की, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहले बात करते हैं हम लाइफ की फुल फॉर्म की। तो लाइफ की फुल फॉर्म क्या है आपकी? लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसके तहत हमने क्या डिसाइड किया है कि 2030 तक हम क्या करेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन मिशन बनाएंगे, जिसके तहत हम 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा कि जो हमारी डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल पे वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे 5 MMT प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे देखो MMT का मतलब क्या है? मिलियन मैट्रिक टन, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका। और दो कब तक करेंगे? 2030 तक। 2030 तक हमारा एक और टारगेट है 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं किस चीज के लिए? ताकि हम एनर्जी ट्रांजिशन कर सकें। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली स्विच करना। जो हम अभी फॉसिल फ्यूल्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको स्विच करके हम ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव कर पाए। तो इसके लिए कितने की इन्वेस्टमेंट दी गई है? 35,000 करोड़ की, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कि एक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाएंगे हम, जिसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 4000 मेगावाट आवर, ठीक है, जो एक घंटे में 4000 मेगावाट तक बिजली स्टोर कर पाएगी, ठीक है। और ये कैसे बनाया जाएगा? इसका जो फंड रेज किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा? वायबिलिटी गैपिंग फंड, जिसमें सरकार की भी कंट्रीब्यूशन होगी। फिर एक इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम बनाया जाएगा, जिसके तहत हम लद्दाख एरिया से कितने की रिन्यूएबल एनर्जी बना पाएंगे? 13 गीगावाट की। और इसके लिए कितने की लागत आएगी? 20,700 करोड़ की, जिसमें से 8,300 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, देखो एग्जाम में आए ना आए पर समझने के लिए काफी अच्छा है। एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम बनाया गया है, ठीक है, जिसके तहत क्या होगा कि हर जो कंपनीज है, जैसे जो कि आपकी फैक्ट्रीज है, कंपनी है, उनको अपनी लिमिट दी गई होगी कि भाई आप इतने तक का कार्बन प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है। अगर आप उससे कम कार्बन प्रोड्यूस करते हो तो आपको एक ग्रीन क्रेडिट स्कोर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे समझ लो एक एक कंपनी या फैक्ट्री है, ठीक है, वो लगभग 100, कुछ भी नंबर ले लो, 100 कार्बन प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, ठीक है। और उसने प्रोड्यूस किए 50, ठीक है। तो जो 50 बच गए वो उसको पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिसको ये मार्केट में बेच सकती है। मतलब एक समझ लो एक और कंपनी है, ठीक है, कंपनी 2, वो उसको भी 100 की लिमिट दी गई थी। अब उसका खर्चा आ रहा है, वो कार्बन प्रोड्यूस कर रही है 130, तो ये क्या करेगा? अपना 50 जो इसका बचा है उसमें से 30 इसको बेच देगा और पैसे कमा लेगा। तो एक ऐसा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम लाया जाएगा, जिसके तहत क्या होगा, जो हमारा कार्बन रिडक्शन है उसको हम कम कर पाए, ठीक है, जो हम कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कम कर पाए और हम अपने टारगेट की तरफ बढ़ पाए, जो कि क्या है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाए, ठीक है। फिर एक आपका प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? पीएम प्रणाम, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमेल्योरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसके तहत क्या किया जाएगा? देखो ये भी बात समझना कि गवर्नमेंट जो है हमारी, वो आपको फर्टिलाइजर के ऊपर, किसानों को फर्टिलाइजर के ऊपर काफी ज्यादा सब्सिडी देती है, ठीक है, जिससे गवर्नमेंट का खर्चा काफी ज्यादा आ रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि देखो स्टेट गवर्नमेंट को ये बोला है कि आप जो है वो अपने फार्मर्स को, अपने किसानों को मोटिवेट करो नेचुरल फार्मिंग के थ्रू, ठीक है।
इससे क्या होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका सब्सिडी का खर्चा कम आएगा। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाया गया है ये समझना। ये है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ये समझ लो ये स्टेट्स को ऐसे खर्चा देती थी फॉर सब्सिडी ऑफ फर्टिलाइजर। समझ लो ये स्टेट ए है, ये बी है, ये सी है, सबको 100-100 करोड़ रुपया देती थी। समझ लो मतलब एक बारी को सपोज करते हैं, ठीक है, 100-100 करोड़ रुपया दे रही है सबको, तीनों स्टेट्स को फर्टिलाइजर की सब्सिडी के लिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आप अपने फार्मर्स को मोटिवेट करो नेचुरल फार्मिंग के लिए, ठीक है, नेचुरल फार्मिंग के लिए मोटिवेट करो। उससे क्या होगा, सरकार को ये सब्सिडी जो है वो कम देनी पड़ेगी। अब समझो ए स्टेट ने काफी ज्यादा अपने फार्मर्स को प्रमोट किया, मतलब मोटिवेट किया कि नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, तो जिससे क्या है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स की जो कॉस्ट है, जो कंजप्शन है, वो कम हो जाएगी स्टेट ए में। तो इससे क्या हुआ, समझो स्टेट ए में कंजप्शन इतनी कम हो गई कि जो 100 करोड़ का बजट आता था इनको फर्टिलाइजर की सब्सिडी देने के लिए, उसमें से सिर्फ 20 करोड़ ही यूज हुआ, बाकी सारों को इन्होंने मोटिवेट कर दिया नेचुरल फार्मिंग के थ्रू। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट देखो सीधा सीधा 80 करोड़ रुपए बच गए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है जो स्टेट जितना मेरा सब्सिडी का खर्चा बचाएगा उसमें से मैं क्या करूंगा, 50% उस स्टेट को एज अ फंड दूंगा, ठीक है, ताकि वो और मोटिवेट करे अपने फार्मर्स को कि वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ आए। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, समझो स्टेट ए ने सिर्फ 20 करोड़ रुपए का पैसे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से फॉर सब्सिडी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 80 करोड़ बच गए। तो 80 करोड़ में से 40 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को दे देगी फॉर और मोटिवेट कर सके अपने फार्मर्स को। मतलब एक तरीके से रिवॉर्ड दिया है इन्होंने 40 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है, ठीक है, प्रणाम, जिसमें वो क्या कर रहे हैं कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनका यूज कम करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा आप उसको कम करवाओगे उतनी हमारी सब्सिडी का खर्चा कम आएगा, और जो हमारी सब्सिडी के पैसे बचेंगे उसमें से 50% जो है वो हम आपको वापस दे देंगे, ठीक है। जितना भी पैसा हमारा सब्सिडी का बचेगा आपके कोटे में से, उसका 50% हम आपको बोनस देंगे, ठीक है। उसको आप या उसमें से कुछ हिस्सा आप एक्सपेंडिचर पे यूज कर सकते हैं और कुछ हिस्सा आपको यूज करना पड़ेगा बाकी फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए नेचुरल फार्मिंग के थ्रू, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है आपका कि 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स बनाए जाएंगे अंडर गोबर्धन, ठीक है। तो यहाँ पे गोबर की फुल फॉर्म आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये लॉन्च कब हुई थी, ये लॉन्च हुई थी आपकी 2018 में, ठीक है, 2018 में लॉन्च हुई थी। किसके द्वारा लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब यहाँ पे एक चीज समझना, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन रूरल, या इसको ग्रामीण बोल लो, ठीक है, दोनों में से कुछ भी बोल लो। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आता है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, जो स्वच्छ भारत मिशन था ना, ये 2 फेज में लॉन्च हुआ था। एक आपका हुआ था SBM, स्वच्छ भारत मिशन 1.0, जिसका मेन एम क्या था, ओपन डेफिकेशन फ्री, ठीक है, कि इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना, जो ग्रामीण एरिया है उसमें ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना, ठीक है। फिर दूसरा लॉन्च हुआ था स्वच्छ भारत मिशन 2.0, इसमें क्या था, ओपन डेफिकेशन फ्री तो था ही, प्लस जो वेस्ट डिस्पोजल है वो प्रॉपर हो, ठीक है, जो गांव में वेस्ट डिस्पोजल है वो प्रॉपर हो। तो यहाँ पे क्या किया गया, इस स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को और मजबूत बनाने के लिए इन्होंने एक साथ में स्कीम लॉन्च कर दी, गोवर्धन, ठीक है। ये भी किसके द्वारा लॉन्च हुई, क्योंकि देखो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जो है वो किसके अंदर, जल शक्ति, तो इसको मोटिवेट करना है, तो कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और इसने कौन सी लॉन्च की, गोवर्धन स्कीम लॉन्च की। इसमें क्या किया गया, जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है उसके थ्रू बायोगैस बनाना, ठीक है, तो इसलिए इसको वेस्ट टू वेल्थ बोला गया है, ताकि बायोगैस को आप बेच सको, उससे आप और काम, घर के यूटिलाइजेशन काम जैसे खाना बनाना वगैरह, ये सब आप यूज कर पाओगे उस गैस के थ्रू, ठीक है। तो वेस्ट टू वेल्थ इसलिए बोला गया है इसको। तो इसके तहत क्या बोला गया अब कि 500 नए प्लांट बनाए जाएंगे, ठीक है, जिसमें से 200 क्या होंगे, कंप्रेस्ड बायोगैस वाले प्लांट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक और मैंडेट दिया है, मैंडेट मतलब कंपलसरी, कि 5% जो भी आप प्रपोजल लाओगे, ठीक है, बायोगैस प्लांट के, उनमें से 5% जो होने चाहिए वो कंप्रेस्ड बायोगैस वाले होने चाहिए। और ये जो 500 नए प्लांट्स बनेंगे इनके लिए टोटल बजट एलोकेट कितना किया गया है, 10,000 करोड़ का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि अगले 3 साल में, ठीक है, भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है, 10 कितने, 10,000, जिससे 1 करोड़ फार्मर जो है वो किसको अडॉप्ट कर पाए, नेचुरल फार्मिंग। तो देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था PM प्रणाम, उसमें क्या बोला गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही थी कि स्टेट गवर्नमेंट को कि अपने फार्मर्स को मोटिवेट करो नेचुरल फार्मिंग के थ्रू, ताकि उनका जो फर्टिलाइजर की सब्सिडी का खर्चा है वो कम हो सके, ठीक है। तो अब उसको और बूस्ट करने के लिए इन्होंने क्या बोल दिया है कि हम 10,000 एक
सेंटर्स बनाएंगे जिसका नाम क्या है, भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, ठीक है। जिससे क्या होगा, 1 करोड़ फार्मर को एजुकेट किया जाएगा कि आप भाई फर्टिलाइजर्स को छोड़ के नेचुरल फार्मिंग के थ्रू कैसे अपनी फसल को आउटपुट जो है वो कैसे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना, कितने सेटअप किए जाएंगे, 10,000, कितने सालों में, नेक्स्ट 3 इयर्स में। और क्या नाम होगा उसका, भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 स्कीम लॉन्च की गई है मोदी जी द्वारा, और ये कब लॉन्च की है, ये लॉन्च की है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे, जो कब होता है, 5 जून को। और इसकी थीम क्या थी इस बार, बीट प्लास्टिक, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये थी इसकी थीम। तो ये 2 स्कीम कौन कौन सी, एक है आपकी मिष्टी, एक है अमृत धरोहर, ठीक है। तो मिष्टी की फुल फॉर्म ये रही आपकी, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम, ठीक है। तो ये 2 स्कीम्स जो है ये लॉन्च किस लिए की गई, देखो जो मिष्टी स्कीम है ये लॉन्च किस लिए की गई, ताकि जो हमारे मैनग्रोव्स एरिया, ठीक है, मैनग्रोव एरिया उनको रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट किया जाए। और अमृत धरोहर किस लिए लॉन्च की गई, ताकि जो हमारी रामसर साइट है, रामसर साइट है एंड वेटलैंड्स एरिया है, ठीक है, उनको रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट किया जाए। तो देखो इन दोनों स्कीम के लिए क्या बोला गया है, जो भी इस प्रोजेक्ट पे खर्चा आएगा दोनों स्कीम पे, ठीक है, दोनों स्कीम के कोई भी प्रोजेक्ट पे जो भी खर्चा आएगा उसमें से 80% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड करेगी और 20% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट फंड करेगी, ठीक है। तो ये बोला गया इन दोनों स्कीम्स के अंदर। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, क्या था ये आपका, डीबीटी, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आपकी आ सकती है कभी भी, तो डीबीटी की फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब इसमें क्या बोला गया है कि एक नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चलाया जाएगा यूथ के लिए, कितने, लगभग 47 लाख यूथ को ये ट्रेन करेंगे नेक्स्ट 3 इयर्स। और इसमें क्या है आपको, इसमें आपको स्टाइफंड भी मिलेगा, ठीक है, इसमें आपको स्टाइफंड भी मिलेगा। जो जो व्यक्ति इस अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को करेगा उसको स्टाइफंड भी मिलेगा, ठीक है। और वो स्टाइफंड कैसे आएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। और ये जो प्रोग्राम है बेसिकली किस लिए किया जा रहा है, टू प्रमोट टूरिज्म, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका देखो अपना देश इनिशिएटिव। अब देखो अपना देश इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि इंडिया के टॉप 50 डिस्ट्रिक्ट्स को डेवलप किया जाएगा ताकि डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़े, ठीक है, जो इंडिया के अंदर टूरिज्म है वो भी बढ़े। फॉरेन टूरिज्म तो बढ़ेगा ही उससे, पर इंडिया के अंदर जैसे नॉर्थ का बंदा साउथ जाएगा, साउथ का बंदा ईस्ट जाएगा, ठीक है, तो डोमेस्टिक टूरिज्म भी बढ़ेगा उसके थ्रू। तो वो क्या इनिशिएटिव है, देखो अपना देश। और कितनी डिस्ट्रिक्ट को डेवलप किया जाएगा, 50। और कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। फिर नेक्स्ट है आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो देखो ये प्रोग्राम जो है इसका अनाउंसमेंट की गई थी बजट 2022-23 में, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया था, देखो बेसिकली ये था कि जो भी आपके चाइना बॉर्डर के साथ वाले स्टेट्स हैं, कौन कौन से, देखो नाम याद करना क्योंकि वो बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये एक हो गया आपका एचपी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, एक हो गया उत्तराखंड, एक हो गया आपका अरुणाचल, एक हो गया सिक्किम, और एक हो गया आपका लद्दाख, ठीक है। तो इन एरिया में जो चाइना के बॉर्डर वाले एक गांव जो है, ठीक है, विलेजेस जो हैं, उनको ये गवर्नमेंट कह रही है कि हम उनको डेवलप करेंगे ताकि वहां पे टूरिज्म भी फैले और लोग भी अपनी जगह छोड़ के ना जाए। क्योंकि देखो चाइना के साथ बॉर्डर काफी बड़ा है, ठीक है, तो उसकी सर्विलेंस करने में दिक्कत आती है। तो इंडिया गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है कि हम यहाँ के विलेजेस को इतना मॉडिफाई कर देंगे कि टूरिज्म भी फैले और जो वहाँ के लोग हैं वो अपने विलेजेस छोड़ के जाए ना, ताकि सर्विलेंस करना आसान हो जाए। क्योंकि देखो अगर कभी घुसपैठ होगा तो लोग ही इंफॉर्मेशन दे देंगे बीएसएफ या आर्मी को कि भाई वहां से चाइनीज आर्मी आ रही है, ठीक है। तो वो विलेज जो है वो खाली ना पड़ जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाएंगे जिससे कि जो चाइना बॉर्डर वाले विलेजेस हैं इन 5 जगह, ठीक है, कौन कौन सी, एचपी, यूके, अरुणाचल, सिक्किम और लद्दाख, इनके 5 जगहों के जो विलेजेस हैं चाइना बॉर्डर के साथ वाले, उनको डेवलप किया जाएगा। फिर गवर्नमेंट बोल रही है कि यूनिटी मॉल सेटअप किया जाएगा जिसमें क्या बेचा जाएगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मतलब जो भी किसी डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट सबसे फेमस है उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के प्रोडक्ट यहाँ पे बेचे जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ जीआई प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे और हैंडीक्राफ्ट्स। फिर नेक्स्ट बोल रहे हैं हमारा कि फेज 3 ऑफ ई कोर्स, ठीक है, जो ऑनलाइन कोर्स है उनका फेज 3 लॉन्च कर दिया गया है और उसको कितना फंड मिला है टोटल बजट में, 7,000 करोड़ का, ठीक है, 7,000 करोड़ रुपया अलॉट किया गया किसके, फेज 3 ऑफ ई कोर्स। फिर नेक्स्ट है आपका काफी इंपॉर्टेंट कि देखो इंडिया में अगर आपको कभी भी आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ देना है तो आप डिजिटल लॉकर के सर्विस के थ्रू आधार को बेस लेके उसको आप दे सकते हो, ठीक है। मतलब आधार बेस लिया जाएगा आइडेंटिटी एड्रेस के लिए, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए और एड्रेस के लिए कौन बेस लिया जाएगा, आधार, और उसको आप कहां स्टोर कर सकते हो, डिजिटल लॉकर सर्विस में। फिर नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या कोई बिजनेसमैन हो, तो जो पैन है, पैन कार्ड होता है, ठीक है,
वो कॉमन आइडेंटिफायर, मतलब वो आपकी एक कॉमन पहचान होगी बिजनेस की, ठीक है। सभी गवर्नमेंट एजेंसीज में, गवर्नमेंट की जितनी भी एजेंसीज है उसमें आपके बिजनेस की पहचान किससे होगी, आपके पैन से, ठीक है। और ये किस लिए किया गया है, ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया और ऊपर आ सके। तो बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है आपका आई गॉट कर्म योगी, ठीक है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या बोला गया है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको अगर अपनी स्किल्स, कोई नई स्किल सीखनी है या अपनी स्किल अपग्रेड करनी है तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके सीख सकते हैं नई स्किल्स, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, आई गॉट कर्म योगी। फिर नेक्स्ट है आपका, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी, उसमें क्या बोला था कि वो स्टेट गवर्नमेंट को लोन देगी, कितने साल का, 50 साल का, 50 साल का लोन देगी। और इस पे इंटरेस्ट क्या होगा, 0% इंटरेस्ट फ्री लोन, ठीक है, 50 साल का, ताकि जो स्टेट गवर्नमेंट है ये लोन ले और इसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लगाए, ठीक है। तो अब ये क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इस जो ये स्कीम लाई थी इसको 1 साल और बढ़ा दिया है, मतलब 1 साल का और टाइम है कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 50 साल वाला इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकती है सेंटर से। तो इस स्कीम की जो वैलिडिटी थी वो 1 साल और इंक्रीज कर दी है। अब इस जो 2023 से लेकर 2024 है इसके बीच में भी स्टेट गवर्नमेंट जो चाहे 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन ले सकती है सेंटर गवर्नमेंट से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंटर, वो कितना है आपका, ये देखो सिंपल डाटाबेस क्वेश्चन है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सेंटर का वो कितना है, 13.7 लाख करोड़, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है आपका भारत श्री, भारत श्री, इसकी फुल फॉर्म भारत शेयर रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अब इसमें क्या है, जो हमारी पुरानी देवनागरी लिपि वगैरह जो हमारी लिपीज होती थी, ठीक है, उसको डिजिटल फॉर्म में एक म्यूजियम में रखा जाएगा, ठीक है। और ये म्यूजियम कौन बना रहा है, ये बना रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैदराबाद। और इसके लिए कितना बजट एलोकेट हुआ है, 1102.83 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो ये बजट काफी इंपॉर्टेंट है। बना कौन रहा है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया हैदराबाद और भारत श्री की फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 55,300 करोड़ का असिस्टेंट दिया गया है, किसको, अपर भद्रा प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो प्रोजेक्ट है ये वाटर प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसमें वाटर टैंक बनाया, नहर सी बनाई जाएगी, ठीक है। और बेसिकली किस स्टेट में हो रहा है, ये हो रहा है आपका कर्नाटका स्टेट में। तो ये स्टेट भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। कितने का बजट है, 5,300 करोड़ का। और जो ये पानी इकट्ठा होगा इसके क्या यूज होगा, एक तो ग्राउंड वाटर लेवल को फिल करने में काम आएगा, ठीक है। फिर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और इरिगेशन के लिए यूज होगा। फिर क्या बोला है, डाइट, डाइट क्या है आपका, डाइट है आपका डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशनल ट्रेनिंग। तो ये बोला गया है कि इसको जो हर डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश किया जाएगा डाइट इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट होता है बेसिकली, इसमें टीचर्स की ट्रेनिंग टाइप्स दी जाती है, ठीक है। तो डाइट इंस्टीट्यूट का फुल फॉर्म याद कर लेना, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा मेरे को, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, कितने की गई है, 75,000 करोड़ की। और किस लिए की गई है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया देखो इन्वेस्टमेंट 75,000 करोड़ की तो होगी, पर उसमें से 60,000 करोड़ करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और 15,000 करोड़ कौन करेगा, प्राइवेट प्लेयर्स, जो प्राइवेट कंपनीज और जो प्राइवेट बिजनेसमैन है वो करेंगे 15,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, और 60,000 करोड़ की कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। तो टोटल कितना हो गया, 75,000 करोड़। और ये किस लिए की जाएगी, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज है आपकी कि 15,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है, किस लिए, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनकी डेवलपमेंट के लिए। और इसको बोला क्या गया है, पीवीजीटी, ठीक है। क्या है ये, प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वर्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मिशन, ठीक है, जिसमें नेक्स्ट 3 साल में डेवलपमेंट प्लान बनाया जाएगा जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए, ताकि उनको बेसिक एंड एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड की जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। अब इसमें क्या बोला गया, देखो सबसे पहले हमारा 2018 में आया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें क्या बोला था 112 डिस्ट्रिक्ट्स को हम ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स बना देंगे जिसमें सारी बेसिक नेसेसरी फैसिलिटीज प्रोवाइड होंगी, और वो ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स होंगी जिसको देख के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को एस्पिरेशन मिलेगी कि हमें इनके जैसा बनना है, इसलिए उसका नाम था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब वैसे उसी की तर्ज पे क्या किया गया है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें क्या होगा, 500 ब्लॉक्स को एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम बनाया जाएगा, ठीक है। मतलब 500 ब्लॉक्स को इतना डेवलप किया जाएगा कि जो बचे हुए ब्लॉक्स हैं इंडिया में, ठीक है, वो उनको देख के एस्पायर हो पाए, ठीक है, कि हमें उनके जैसा बनना है, ये है बेसिक एम, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, 2018 में, और टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी थी आपकी, 112, ठीक है। और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ है, 2022 में, ठीक है। और इसमें अब कितने ब्लॉक्स को डेवलप किया जाएगा, 500 ब्लॉक्स को, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कि देखो जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है, नई जॉब क्रिएशन के लिए कितने की इन्वेस्टमेंट की गई है, 10 लाख करोड़ की, ठीक है।
तो ये पिछले साल से कितना इंक्रीज हुआ, ये इन्वेस्टमेंट 33% इंक्रीज है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका सिकल सेल एनीमा एलिमिनेशन मिशन टू बी लॉन्च, ठीक है। सिकल सेल एनीमा जो आपकी डिजीज है उसको एलिमिनेट करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया जाएगा, और इस मिशन का टारगेट क्या होगा कि जो सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। कब तक? 2047 तक, ठीक है। और 2047 इंडिया का टारगेट क्या है कि इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बन जाए, ठीक है, ये इंडिया का टारगेट भी है 2047। फिर नेक्स्ट है आपका जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है, इसमें पहले था कि एक व्यक्ति पूरा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में मैक्सिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता है, सिर्फ 15 लाख रुपए। तो अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया, 30 लाख रुपए, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है इस वक्त, तो वो चल रहा है 8.2%, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। ये लॉन्च कब की गई थी? ये लॉन्च की गई थी 2015 में। और ये क्यों लॉन्च की गई थी? जो इंडिया का यूथ है वो बेसिक स्किल एक्वायर कर सके ताकि उनको जॉब ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मेन एम ये था कौशल विकास योजना का। अब ये 4.0 क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि देखो अब काफी ज्यादा नई फील्ड्स आ गई हैं, ठीक है। जैसे सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, एआई, रोबोटिक्स, ठीक है, ड्रोन्स, फिर आपकी आगे 3D पेंटिंग, ये आपकी नई स्किल्स आ रखी है मार्केट में, ठीक है। तो इनको एक्वायर करने के लिए, ये चीज यूथ को सिखाने के लिए एक जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है इसका 4.0 नया वर्जन लाया गया है, जिसमें नेक्स्ट 3 इयर्स में जो यूथ है, ठीक है, उनको ये वाली स्किल्स भी सिखा दी जाएंगी इन दी फील्ड ऑफ एआई, 3D पेंटिंग एंड ड्रोन्स, ठीक है। मेन ये आपकी तो कौशल विकास योजना लॉन्च कब हुई थी? 2015 में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये फिर अगेन बेस्ड है आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग पे, तो इसको देख लेना एक बार प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, एक नया फंड बनाया जाएगा जिसका नाम क्या है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब इस फंड में क्या होगा, देखो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का क्या होता है, बेसिकली समझ लो स्मॉल फाइनेंस बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो समझ लो 100 रुपया का लोन दे रहा है एक साल में, ठीक है। एक बारी में वो 100 रुपए का लोन दे रहा है, ठीक है, एक साल में, फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, लोगों को। तो आरबीआई क्या बोलता है, इस 100 में से जो 75 रुपीज का लोन है ना, वो आपका होना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक की क्या है, 75% क्राइटेरिया है टू पीएसएल सेक्टर, ठीक है। तो मतलब अगर वो 100 रुपए का लोन बांट रहा है तो उसमें 75 रुपए उसको पीएसएल सेक्टर में बांटने पड़ेंगे। पर सपोज हुआ क्या, 100 में से उसने 60 रुपए दे दिए लोगों को, ठीक है, बिजनेसमैन को, और सिर्फ 40 रुपए ही दे पाया वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। तो देखो आरबीआई के अनुसार उसको 75 रुपए देना चाहिए थे, पर उसने लोन 40 रुपए का ही दिया पीएसएल सेक्टर में, तो शॉर्टफॉल कितने का हुआ, शॉर्टफॉल हुआ 35 रुपए का। तो ये शॉर्टफॉल है ये इसको जमा करवाना पड़ेगा फंड्स में, ठीक है। तो 3-4 टाइप के फंड्स हैं, वो मैंने पीएसएल सेक्टर में बताए हुए हैं आपको। तो उसी कैटेगरी में एक नया फंड इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, वो क्या है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और इसको होल्ड कौन करेगा, इसको मैनेज कौन करेगा, नेशनल हाउसिंग बैंक करेगा। और किस लिए करेगा, ताकि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके और मॉडिफाई किया जा सके कौन से सिटीज में, टायर 2 और टायर 3 सिटीज में ही ओनली, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। नेक्स्ट है आपका, ये हमने डिस्कस कर लिया स्टार्टिंग में, ठीक है, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका आउटले ऑफ, ठीक है, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें कितना बजट दिया गया है, 79,000 करोड़ का, ठीक है। ये भी हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। पर यहाँ पे एक चीज और समझ लो, जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, ठीक है, ये किसने लॉन्च की थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, रूरल डेवलपमेंट ने। और ये कब लॉन्च हुई थी, ये लॉन्च हुई थी आपकी 2015 में। और इसमें बोला क्या गया था, हाउसिंग फॉर ऑल, सभी को हाउस मिलेंगे 2022 तक, ठीक है। पर बीच में कोरोना आ गया, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है कि उसकी वजह से नहीं बन पाए, पर पता नहीं असली बात क्या है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें क्या किया जाएगा, 2200 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा, ताकि जो हमारे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो कैश क्रॉप्स होते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होते हैं, वो हमारे एकदम डिजीज फ्री, मतलब उसमें कोई इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड नहीं छिड़का होगा, ठीक है, फिर उसमें कोई कीड़ा नहीं लगा होगा, ठीक है, हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर क्रॉप बनेंगे हमारे बाय यूजिंग आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम, जिसमें इन्वेस्टमेंट कितनी की गई है आपकी, 2200 करोड़ रुपए की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि 157 न्यू नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे, जो हमारे 157 मेडिकल कॉलेज है उसके साथ, मतलब जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस बन चुके हैं 157, उनके साथ हम नर्सिंग कॉलेजेस भी बनाए जाएंगे, जहां जहां मेडिकल कॉलेज होगा वहां नर्सिंग कॉलेज भी बनाया जाएगा। और वो कितने होंगे टोटल, 157, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग, ये वाली हमने पिछली स्लाइड में पढ़ ली थी। बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका 38,800 टीचर्स एंड सपोर्ट स्टाफ सेंटर गवर्नमेंट रिक्रूट करेगी, किसके लिए,
740 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के लिए, ठीक है। और जो ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स है, ये बेसिकली किसके लिए बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं आपके ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको गुड एंड क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। अब देखो हमारे पास है डिजी लॉकर, ठीक है। डिजी लॉकर क्या है? जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस, इंश्योरेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड स्टोर करके रख सकते हैं और जब जरूरत चाहिए उसको शो कर सकते हैं। वैसे ही एमएसएमई क्या है आपका? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए भी डिजी लॉकर बनाया जाएगा, जिसका नाम क्या होगा? एंटिटी डिजी लॉकर, ठीक है। इसमें ये अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपके एग्रीमेंट्स हो गए, ठीक है, फिर पार्टनरशिप फर्म्स के एग्रीमेंट्स हो गए, फिर आपके जीएसटी हो गया, फिर जीएसटी कलेक्शन हो गया, फिर इनकम टैक्स पेड हो गया, सब कुछ वो सारा डाटा ये एंटिटी डिजी लॉकर में स्टोर कर पाएंगे और जब भी जरूरत होगी यहां से शो कर पाएंगे, ताकि इनको जो हार्ड कॉपीज है उनको स्टोर करने की दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर कह रहे हैं गवर्नमेंट की 100 लैब्स बनाई जाएंगी, ताकि जो 5G सर्विस है, ठीक है, इंडिया में उसको और अच्छा डेवलप किया जा सके और अच्छे तरीके से सेटअप किया जा सके। फिर 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे हर डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है, ताकि जो स्किल यूथ है, ठीक है, जो यूथ स्किल्ड हो चुका है उसको इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा सके। फिर एक रिवैम्प्ड क्रेडिट गारंटी स्कीम है फॉर एमएसएमईज, ठीक है, ये इफेक्टिव कर दी जाएगी कब से? 1 अप्रैल 2023 से। और कितना पैसा इसमें इन्फ्यूज किया गया है? इसमें किया गया है 9000 करोड़ रुपया, ठीक है। इन्फ्यूज मतलब डाला गया है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो गया? अब ये जो स्कीम की कोलेटरल फ्री गारंटी क्रेडिट है वो कितना हो गया? 2 लाख करोड़ का। और जो ये लोन पड़ेगा ये 1% सस्ता पड़ेगा, ठीक है। जो एमएसएमई को ये लोन पड़ेगा वो 1% सस्ता पड़ेगा। बढ़ते हैं लास्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट न्यूज है आपकी रिगार्डिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर। अब ये सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर क्यों बनाए जाएंगे? क्योंकि देखो जो कंपनीज हैं आपकी वो कोई फॉर्म फाइल करती हैं, उसका रिस्पांस मिलने में उनको टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर क्या करेंगे? ये सेंट्रलाइज हैंडलिंग करेंगे उन फॉर्म्स की, और कंपनीज को अपने फॉर्म्स का रिस्पांस जो है वो जल्दी मिला करेगा। तो इसलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बनाए जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका जो काफी इंपॉर्टेंट है, 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे, 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये कहां बनाए जाएंगे? इंडिया के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, ताकि इंडिया का जो विजन है, विजन क्या है इंडिया का? मेक एआई इन इंडिया एंड मेक एआई वर्क फॉर इंडिया, ठीक है। तो ये इंडिया का विजन है, इसको फुलफिल कर पाए। फिर साथ ही साथ एक महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट लॉन्च किया गया है, जिसमें क्या है आपका? आप मैक्सिमम औरतें जो फीमेल्स, ये स्पेशली फीमेल्स के लिए है, और इसमें क्या है? इंटरेस्ट रेट है 7.5%, ठीक है। और इसमें लॉक इन पीरियड होता है आपका 2 साल का, एफडी बनती है जो वो 2 इयर्स की बनती है, और मैक्सिमम अमाउंट की कितने की बना सकती है एक फीमेल पर्सन, वो है 2 lakhs। और इसमें जो इंटरेस्ट है वो क्वार्टरली मिलता है, ठीक है, 3 मंथ बाद वो इंटरेस्ट वापस अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो लॉक इन पीरियड 2 साल का, मैक्सिमम अमाउंट 2 साल का, इंटरेस्ट 7.5, और किसके लिए? फीमेल्स के लिए, ठीक है। फिर एक आपका है कि मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट, ठीक है, किसकी? इनकम अकाउंट स्कीम की, वो भी इनहेंस कर दी है, 4.5 लाख से 9 लाख कर दी है सिंगल यूजर के लिए, और किसी का ज्वाइंट अकाउंट है उसकी 9 से कितनी कर दी है? 15 लाख कर दी है। फिर कहा गया है कि एक आर एंड डी क्या है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ठीक है, किसके लिए? लैब ग्रो डायमंड्स के लिए बनाया जाएगा। कहां बनाया जाएगा? आईआईटी मद्रास में, ठीक है। और कितने का बजट दिया गया इसके लिए? 242 करोड़ का, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बजट के रिलेटेड। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।